नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य हेतु का अध्ययन करेंगे, यानी कि काव्य हेतु किसे कहते हैं। अलग अलग विद्वानों ने काव्य हेतु के लिए कौन कौन सी परिभाषाएं दी हैं और किसे काव्य का हेतु माना है। तो इस क्लास को अच्छी तरीके से देखिए। नोट्स बनाना हो तो नोट्स जरूर बनाइएगा। देखते हैं, काव्य हेतु शब्द का अर्थ होता है कारण। जिन कारणों से काव्य की रचना या सर्जना की जाती है उसे काव्य हेतु कहते हैं। संस्कृत में हेतुर्ना कारणम अर्थात कारण को हेतु कहते हैं। इसका अर्थ हुआ काव्य के उत्पत्ति का कारण, कि किस कारण से काव्य उत्पन्न हुआ, किस कारण से काव्य को लिखा जा रहा है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले साधन या कारण को काव्य हेतु कहते हैं। यह परिभाषा याद रखिएगा। बाबू गुलाब राय के अनुसार देखते हैं, कहते हैं कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि के काव्य रचना में सहायक होता है। अब देखते हैं कुछ संस्कृत विद्वानों और आचार्यों द्वारा काव्य हेतु की परिभाषाएं। सबसे पहले देखेंगे हम आचार्य भामती। इनका समय है 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध और यह कश्मीर के निवासी थे। यह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इनकी रचना है काव्य अलंकार। यह एक अलंकार शास्त्र है जिसमें 6 अध्याय हैं जिन्हें परिच्छेद कहा गया है, यानी 6 परिच्छेद है। ठीक है, इन्होंने परिभाषा दी है, गुरु उपदेशाद ध्येतुम शास्त्रम जड़धियो अप्लयम काव्यम तो जायते जातुम कस्यचित प्रतिभावत, यानी कि गुरु के उपदेश से श्रेष्ठ शास्त्रों का मूर्ख बुद्धि भी अध्ययन कर सकता है, काव्य तो प्रतिभाशाली ही बना सकता है। इन्होंने काव्य प्रतिभा को काव्य का हेतु माना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला आचार्य दंडी को। आचार्य दंडी का समय है 7वीं शताब्दी और ये दक्षिण भारत के निवासी थे। इनकी रचना का नाम है काव्यादर्श और इसमें 4 अध्याय हैं जिन्हें की परिच्छेद कहा गया है और इसमें 650 श्लोक हैं। ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड कह सकते हैं इसको, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पीडीएफ होने वाली है आप लोगों के लिए। इस क्लास को पूरा देखिए, मैं पीडीएफ आप लोगों को शेयर नहीं करने वाली हूँ। क्लास को पूरा देखिए, अच्छी तरीके से नोट कीजिए। ठीक है, इन्होंने परिभाषा दी है, नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतम च बहुर्न मिलन अमंद च स्वभियोगस्या कारणम काव्य संपदा। आप वीडियो को रोक करके जो संस्कृत परिभाषाएं हैं उन्हें लिख सकते हैं। दंडी ने प्रतिभा, शास्त्रों का ज्ञान और अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। ठीक है, किसे माना है? प्रतिभा को, शास्त्रों के ज्ञान को और अभ्यास को। अब देखते हैं आचार्य वामन को। इनका समय है 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और ये कश्मीर के निवासी थे। इनकी रचना का नाम है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। इसमें 5 अध्याय हैं जिन्हें परिच्छेद कहा गया है और 319 सूत्र हैं। इन्होंने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है और कहा है लोको विद्या प्रकीर्णन च काव्यांगानी, और यह काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति रचना से यह सूत्र लिया गया है। इसके अनुसार लोक व्यवहार, विद्या और प्रकीर्ण को काव्य का हेतु माना है। इन्होंने प्रतिभा को जन्मजात गुण मानते हुए इसे प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया गया है। इन्होंने कहा है कवित्व बीजम प्रतिभानम कवितस्य बीजम, कविता और कविता का बीज प्रतिभा है। लोक विद्या प्रकीर्ण व प्रतिभा को काव्य हेतु माना तथा प्रतिभा को सबसे अधिक महत्व दिया। अब देखते हैं आनंदवर्धन के बारे में। इनका समय है 9वीं शताब्दी और यह भी कश्मीर के निवासी थे। इनकी रचना का नाम है ध्वन्यालोक, जिसमें 4 अध्याय हैं और अध्यायों को क्या कहा गया है? उद्योग कहा गया है। इनकी परिभाषा है, ध्वन्यालोक में इन्होंने यह परिभाषा दी है, न काव्यार्थ विरामो अस्ति यदि स्यात् प्रतिभा गुणः सत्त्वस्वपि पुरातन कवि प्रबंधेषु यदि स्यात् प्रतिभा गुणः। इन्होंने व्युत्पत्ति, प्रतिभा दोनों को काव्य हेतु मानते हुए प्रतिभा को सबसे अधिक महत्व दिया है। अब बात करते हैं रुद्रट की। इनका समय है 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, जो कि यह भी कश्मीर के निवासी थे। जो भी संस्कृत के आचार्य होते हैं इन्हें क्रम से लगाने वाले प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन्हें याद रखिएगा। इनकी रचना है काव्य अलंकार। इसमें 16 अध्याय और 334 श्लोक हैं। इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा है और शक्ति के 2 भेद किए हैं। पहला भेद इन्होंने किया है सहजा और दूसरा भेद किया है उत्पाद्या।
सहजा को जन्म से ही सहजा जो है जन्म से ही प्राप्त होता है और उत्पाद्या जो कि शास्त्र, लोक अनुभव और सत्संग से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अभिनव गुप्त की। इनका समय है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और ये कश्मीर के निवासी थे। इनकी कोई मौलिक रचनाएं नहीं है, सिर्फ जो है टीकाएं उपलब्ध हैं। इन्होंने अभिनव भारती नाम से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका लिखी और आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से लिखी और भट्टतौद के काव्य कौतुक की टीका काव्य कौतुक विवरण नाम से लिखी। इस क्लास में यह क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी संस्कृत की परिभाषाएं हैं काव्य की हेतु से संबंधित, इन्हें अच्छी तरीके से याद कीजिएगा और जल्दी ही मैं 125 प्रश्नों की पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित यूपी टीजीटी पीजीटी के 125 प्रश्नों को लेकर जल्दी ही उस क्लास को लेकर हाजिर होंगी। तब तक आप इन क्लासेस को देखिए और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। इन्होंने सूत्र दिया था प्रतिभा अपूर्व क्षमा वस्तु निर्माण प्रज्ञा, अर्थात प्रतिभा अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम है। अब देखते हैं राजशेखर को। इनका समय है 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध और ये कन्नौज के निवासी थे। इनकी रचना का नाम है काव्य मीमांसा और इन्होंने जो परिभाषा दी है वह है प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयस्यो येति, अर्थात प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप में काव्य के श्रेयस्कर हेतु हैं। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए थे, कार्यत्री और भावित्री। कार्यत्री प्रतिभा जो होती है वह जन्मजात होती है और इसका संबंध कवि या रचनाकार से होता है, लेकिन भावित्री प्रतिभा का संबंध सहृदय पाठक या आलोचक से होता है। उनमें इन्होंने कार्यत्री प्रतिभा के भी 3 भेद किए, जिसे इन्होंने सहजा, आहार्या और औपदेशिकी 3 भेदों के नाम से इसका भेद किया था। सहजा वह होती है जो पूर्व जन्म के संस्कार से उत्पन्न होती है और इसमें जन्मांतर संस्कार की अपेक्षा होती है। आहार्य का उदय इसी जन्म के संस्कारों से होता है और औपदेशिकी की उत्पत्ति मंत्र, तंत्र, देवता और गुरु आदि के उपदेशों से होती है। आचार्य मम्मट की बात कर लेते हैं। इनका समय है 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और ये कश्मीर के निवासी थे। इनकी रचना का नाम है काव्य प्रकाश, जिसमें 10 अध्याय हैं और अध्यायों को उल्लास कहा गया है। इन्होंने परिभाषा दी है शक्ति कवित्व बीज रूपा। इन्होंने शक्ति को कविता का बीज रूप माना है और ऐसा मानते हुए उन्होंने परिभाषा दी है शक्तिर्निपुणता लोक काव्य शास्त्र द्वे क्षणात् काव्य ज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तुद भवे। यह काव्य प्रकाश में दी गई परिभाषा है। इन्होंने कहा है शक्ति प्रतिभा का बीज रूप है। इन्होंने शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। अब बात करते हैं वाग्भट की। वाग्भट 2 हुए हैं, तो यह प्रथम वाग्भट है। इनका मूल नाम वाहट था और इनका समय 1121 ईस्वी से 1256 ईस्वी के बीच स्वीकार किया जाता है और इनकी रचना का नाम है वाग्भटालंकार, जिसमें 5 परिच्छेद हैं। इन्होंने काव्य हेतु के लिए कहा है प्रतिभा कारणमतस्य व्युत्पत्तिस विभूषणम, अर्थात प्रतिभा काव्य की उत्पत्ति का कारण है तथा व्युत्पत्ति प्रतिभा का आभूषण है। अगला देखते हैं वाग्भट द्वितीय को, जिनका समय है 14वीं शताब्दी और इनकी रचना है काव्यानुशासन और छंदानुशासन। इन्होंने काव्यानुशासन की टीका अलंकार तिलक नाम से लिखा था। इन्होंने परिभाषा दी थी प्रतिभैव च कविना कारणम। अगले आचार्य हैं आचार्य हेमचंद। आगे चल के हम हिंदी आचार्यों की भी परिभाषाएं देखने वाले हैं और पाश्चात्य विद्वानों की भी परिभाषाएं देखने वाले हैं। क्लास को पूरा देखिए और अच्छी तरीके से याद कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। एक जगह पे इतने तथ्यों का संकलन आपको कम ही देखने को मिलेगा। तो आचार्य हेमचंद की बात कर लेते हैं। इनका समय है 10वीं शताब्दी और यह जैन आचार्य थे। इनकी रचना का नाम है शब्दानुशासन काव्यानुशासन। इन्होंने अपने ग्रंथों की टीकाएं खुद लिखी थी। विवेक शब्दानुशासन की टीका है और अलंकार चूड़ामणि जो है काव्यानुशासन की टीका है। इन्होंने परिभाषा जो दी थी वह है प्रतिभाष्य हेतु प्रतिभा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, अर्थात प्रतिभा काव्य का हेतु है तथा नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा को प्रतिभा कहते हैं। कथन है
व्युत्पत्त्याभ्यासो तस्या एव संस्काको न तो काव्य हेतु, अर्थात व्युत्पत्ति के अभ्यास उसके प्रतिभा के संस्कारक हैं, काव्य के हेतु नहीं है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। जब कई बार पढ़ेंगे आप इसको तो समझ में आएगा। एक क्लास को अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा जरूर देखिए। अब बात करते हैं केशव मिश्र की। इनका समय है 6ठी शताब्दी और इनकी रचना है अलंकार शेखर। इसमें 8 अध्याय हैं और अध्यायों को रत्न कहा गया है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अलंकार शेखर रचना में अध्यायों को क्या नाम दिया गया है, तो रत्न कहा गया है। इन्होंने परिभाषा दी है प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम, अर्थात प्रतिभा काव्य का कारण है तथा व्युत्पत्ति उसे विभूषित करती है। पंडित राज जगन्नाथ को देखते हैं। इनका समय है 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इनकी रचना का नाम है रसगंगाधर। इन्होंने अपने ग्रंथ रसगंगाधर में प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य हेतु स्वीकार किया है। इन्होंने परिभाषा दी है तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा। इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद किए, अदृष्टोत्पत्ति प्रतिभा यानी कि जन्मजात प्रतिभा और दृष्टोत्पत्ति प्रतिभा यानी कि अभ्यास से उत्पन्न प्रतिभा। आचार्य जगन्नाथ भी प्रतिभा को ही काव्य का मूल हेतु मानते हैं। इन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को प्रतिभा का कारण माना है। ठीक है, अब देखते हैं भट्टतौत को। इनका समय है 9वीं शताब्दी और रचना है काव्य कौतुक। इन्होंने परिभाषा दी है प्रज्ञा में से सालिनी प्रतिभा मता और इन्होंने प्रतिभा को काव्य का हेतु माना है। जयदेव की बात करते हैं। इनका समय है 13वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और ये मिथिला के निवासी थे। इनकी रचना है चंद्रालोक और इसमें 10 अध्याय हैं जिन्हें मयूख कहा गया है। अध्यायों का क्या नाम है? मयूख। इनकी परिभाषा है प्रतिभेव श्रुताभ्यास सहिता कविताम प्रति हेतुर्मृदम्ब संबद्धा बीजमाला लतामी। जयदेव ने चंद्रालोक में कहा है कि श्रुत यानी कि व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही कविता का हेतु है, जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है, अब देखते हैं हिंदी काव्य शास्त्रियों के अनुसार काव्य के हेतु। काव्य हेतु से संबंधित आधुनिक हिंदी विद्वानों का मत भी संस्कृत आचार्यों और रीतिकालीन आचार्यों से अधिक पृथक नहीं है। कुछ आधुनिक हिंदी विद्वानों ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास के लिए कुछ अलग शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन मूल रूप से आधुनिक हिंदी विद्वान भी इन तीनों काव्य हेतुओं को ही स्वीकार करते हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को। डॉक्टर भगीरथ मिश्र की परिभाषा देख रहे हैं। कहते हैं कि कवि की सामाजिक, पारिवारिक, वैयक्तिक परिस्थितियां तो उसकी प्रकृति हैं, जिससे उसे काव्य रचना की प्रेरणा प्राप्त होती है, जिसके अभाव में या तो काव्य रचना बिल्कुल नहीं होती अथवा होती भी है तो किसी अन्य रूप में। यह थी डॉक्टर भागीरथ मिश्र की परिभाषा। अब देखते हैं डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार दी गई परिभाषा। ये कहते हैं कि मेरी समझ में काव्य की जनित्री मनुष्य की प्राणभूत विशेषता उसकी मन की प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति ने ही पशु और मनुष्य में भेद स्थापित कर रखा है। यहाँ मनशीलता का अर्थ अभ्यास और व्युत्पत्ति लिया जा सकता है। अभी हमने ऊपर देखा कि अलग अलग विद्वानों ने इनके लिए व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, परंतु त्रिगुणायत ने प्रतिभा का कोई उल्लेख नहीं किया। इन्होंने अभ्यास और व्युत्पत्ति का उल्लेख किया है। बाबू गुलाब राय ने आत्मविस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व माना है और कहा है कि भारतीय दृष्टि में आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व नहीं, विस्तार में ही आत्मा की पूर्णता है। ये सभी हृदय की ओज को उद्दीप्त कर काव्य के प्रेरक बन जाते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा को देखते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार काव्य की प्रेरणा अनुभूति से मिलती है। यह स्वतः एक अनुभूत तथ्य है। इससे स्पष्ट है कि इन्होंने भी प्रतिभा को ही काव्य का हेतु माना है। तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास काव्य के मूल हेतु हैं। इन तीनों के समन्वित रूप से ही सुंदर काव्य की रचना हो सकती है और यही कारण है कि सभी आचार्यों ने तीनों का किसी न किसी रूप में उल्लेख अवश्य किया है। एक सफल कवि के लिए तीनों आवश्यक हैं। यह सही है कि कुछ विद्वान प्रतिभा का उल्लेख न करके अभ्यास और व्युत्पत्ति का उल्लेख काव्य हेतु के रूप में अवश्य करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जागृत अवस्था में न सही, सुप्त अवस्था में ही सही, कवि में काव्य रचना की प्रकृति प्रदत्त स्वाभाविक गुण आवश्यक होता है, जिसे प्रतिभा कहा जाता है। वस्तुतः प्रतिभा ही काव्य का मुख्य कारण है। शेष व्युत्पत्ति और अभ्यास गौर
गौण कारण है। माफ कीजिएगा, प्रतिभा के बिना काव्य रचना नहीं हो सकती। शेष दो कारणों के बिना काव्य रचना हो सकती है। व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा संपन्न कवि की काव्य रचना को उत्कृष्ट अवश्य बनाते हैं। अब बात करते हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के अनुसार दी गई परिभाषाएं। जैसे कि प्लेटो की परिभाषा है, कहते हैं कि काव्य सर्जना में हेतु, प्रतिभा, चिंतन, अध्ययन और अभ्यास और शिक्षण आवश्यक होते हैं। अरस्तु कहते हैं कि सजगता, प्रतिभा, अभ्यास, चिंतन, कला, चमत्कार और अध्ययन काव्य के हेतु हैं। वर्ड्सवर्थ के अनुसार, वर्ड्सवर्थ ने प्रतिभा, चिंतन, अध्ययन तथा भावना के प्रति सत्यता को काव्य का हेतु माना है। हेगल ने कहा है कि मानव का जन्मजात सौंदर्य, प्रेम, आत्म प्रदर्शन तथा अनुकरण की प्रवृत्ति साहित्य सृजन की मूल प्रेरणाएं हैं। क्रोचे ने अंतर्दृष्टि, अलंकार, कल्पना एवं विचार काव्य के हेतु हैं, क्रोचे के अनुसार। ठीक है। फ्रायड के अनुसार वासना के दमन की स्वस्थ प्रकृति को ही काव्य की प्रेरणा माना है। फ्रायड के सहयोगी ने काम वासना के स्थान पर मनुष्य की अहम की स्थापना की प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण माना है। एडलर को देख लेते हैं। एडलर के अनुसार मनुष्य जब व्यवहारिक जीवन में अपने प्रभुत्व को स्थापित नहीं कर पाता, तब उसके मन में हीन भावना उत्पन्न होती है। इस हीन भावना से युक्त होने के लिए वह काव्य रचना या अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार काव्य रचना के मूल में हीनता ग्रंथि के निराकरण की प्रवृत्ति कार्य करती है। मैथिली शरण गुप्त जी ने एडलर के क्षतिपूर्ति के सिद्धांत को मान्यता दी है। जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है, यह साकेत के प्रथम सर्ग में इन्होंने कहा है। अगे ने एडलर के अहम की स्थापना के सिद्धांत का समर्थन किया है और कहा है कि कला सामाजिक अनुपयोगी की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। तो यह थी आज की क्लास। इस क्लास में इतना ही देखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अपने नोट्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, याद कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक मैं प्रश्न बना रही हूँ, 125 प्रश्नों को बनाने में काफी समय लगता है। तब तक जो भी क्लासेज हो रही हैं, छोटी क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब पे, चैनल पे, तो उन्हें भी देखा कीजिए। मैं देख रही हूँ कि विद्यार्थी बहुत कम देख रहे हैं। अगर कम प्रश्न रह रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार रोज रोज जो है 125 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी को ही हल करें। आप छोटी छोटी प्रश्नों को भी इकट्ठा कर सकते हैं, चाहे वो 40 प्रश्न हो, चाहे वो 50 प्रश्न हो, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।